हेलो एवरीवन, मैं अंकुर ववेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। और आज हम बात करने वाले हैं अपने दो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। जब हम चुनाव में जाते हैं तो ये दो व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं। एक कॉन्सेप्ट है जो सबसे आगे वही जीते, ये वाली प्रोसेस को हम देखेंगे, और दूसरा है समानुपातिक प्रतिनिधित्व, इसके बारे में हमें बात करनी है। ये दोनों टॉपिक हम देखने वाले हैं और ये दोनों टॉपिक हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व से। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। सबसे पहली बात आती है कि जो सबसे आगे वही जीते। जो सबसे आगे वही जीते का मतलब क्या है? मान लीजिए कि अगर हम माने कि कुछ 4-5 लोग रेस दौड़ रहे हैं, है ना। यहां पर क्या बात हो रही है कि 4-5 लोग रेस दौड़ रहे हैं। ये 4 लोग हमने रेस दौड़ा दी। रेस की पूरी लंबाई जो है अपन ने माना कि ये विनिंग लाइन है, मतलब ये लाइन जो टच करेगा वही जीतेगा, ये जीतने वाली लाइन है। तो तरीका क्या होना चाहिए? तो तरीका होना चाहिए कि जो व्यक्ति इस लाइन को टच कर लेगा वही जीतेगा। मतलब क्या है कि इनमें से जो व्यक्ति इस लाइन को टच कर लेगा वही जीतेगा, है ना। ऐसी कहने की बात की जा रही है। जिसने भी अब ये दौड़ते दौड़ते आया कि इसने ये वाली लाइन टच करनी है, फिर ये भी दौड़ा, ये भी दौड़ा, ये भी दौड़ा। अब हो सकता कि दौड़ते दौड़ते इनमें से कोई लाइन टच ना कर पाए या कोई कर ले। तो जो सबसे आगे वही जीते का कॉन्सेप्ट क्या है कि उसमें ये जीतने वाली लाइन नहीं बनाते हैं। जीतने वाली लाइन को यहां पर हटा देते हैं कि बोले कोई जीतने इतने वाली लाइन नहीं होगी। जो चारों दौड़े हैं इनमें से जो आगे आ गया, जो सबसे आगे आ गया वही क्या हो जाएगा? उसको जीता हुआ मान लिया जाएगा। बाकी हो सकता है 2 मिनट बाद ये आ गया जाए, 2 मिनट बाद ये आ जाए, 2 मिनट बाद ये आ जाए। तो जो सबसे आगे है उसको ही जीता हुआ मान लेते हैं। अब एक अखबार की क्लिप लेते हैं, चुनाव के अंदर चलते हैं कि जो जीता, जो सबसे आगे वही जीते, कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब देखें यहां पर कि पहली बार कांग्रेस को, ये आपके पेपर आपकी बुक के अंदर भी कटेंगे, पहली बार कांग्रेस को 3/4, है ना, कितनी? 3/4 बहुमत प्राप्त हुआ। तो ये कहां की बात हो रही है? केंद्र सरकार के अंदर बात कर रहे हैं कि पहली बार केंद्र सरकार में कांग्रेस को 3/4 बहुमत प्राप्त हुआ। अगर आप डाटा देखते हैं, टेबल आप देखते हैं, तो आप पाएंगे कि ये 1984 में लोकसभा चुनाव की प्रमुख पार्टियां हैं। तो अगर आप वोट का परसेंटेज देख पा रहे होंगे, है ना, वोट का परसेंटेज आप देख पा रहे होंगे, तो आप पा रहे होंगे कि वोट परसेंटेज 48 है, लेकिन सीटें कितनी जीत गई हैं? 415। 545 में से 415 सीटें ही जीत गए हैं। भाजपा का वोट परसेंटेज 7.4 है, सीटें सिर्फ 2 जीते हैं। जनता पार्टी का वोट परसेंटेज 7.6 है, 6.7 है, सीटें जीते हैं 10। लोक दल का वोट परसेंटेज 5.7 है, सीटें जीते हैं 3। माकपा का जो वोट है, वोट परसेंटेज 5.7, सीटें जीते हैं 22। अगर आप इन दोनों की तुलना कर लो तो देखो वोट परसेंटेज सेम है, इनकी सीटें ज्यादा आई। यहां पर तेलुगु देशम की आप देखें तो यहां पर आप देखें कि इनका वोट परसेंटेज और कम है, लेकिन सीटें 30 आई हैं। तो आप बोलेंगे सर ये ऐसा कैसे हो रहा है कि किसी को 7% वोट में 2 सीटें मिल रही हैं और किसी को 4.1% वोट में 30 सीटें मिल जा रही हैं? ये क्या चमत्कार हो रहा है? ये कौन सी मेथड है? ये तो बड़ा चमत्कार वाली बात हो रही है। ऐसे ही समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये चमत्कार क्या हो रहा है? देखो अब यहाँ पर 2.2 वोट पर 2.3 वोट परसेंटेज है, 2 सीट। अब यहाँ देखो आप 1.6% वोट मिला है इनको पूरे चुनाव का, और सीटें कितनी जीते हैं? 12। यहां पर आप देखो कि केवल 1% वोट मिला है, सीटें कितनी जीते हैं? 7। यहां पर 1% वोट मिला है, सीटें कितनी जीते हैं? 7। तो अब यही सिस्टम तो आपको समझना है कि जो जीता वही आगे का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, कि जो आगे वही जीता, है ना, जो आगे वही जीतेगा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, उसको हमें यहां पर समझना है। जो आगे वही जीता। अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर इस कॉन्सेप्ट को आप भारत के संदर्भ में देखते हैं ना, इसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में आप इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, तो भारत में ये कहां लगाते हैं? हम चुनाव प्रक्रिया के अंदर लगाते हैं, चुनाव प्रक्रिया में, और अधिकांश प्रत्यक्ष चुनाव में। किसमें लगाते हैं? अधिकांश प्रत्यक्ष चुनाव के अंदर ये काम करता है। किसमें काम करता है? प्रत्यक्ष चुनाव के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट काम करता है। कौन सा वाला? जिसकी हम ये बात कर रहे हैं कि जो जीता वही आगे, ये प्रत्यक्ष चुनाव के अंदर काम करता है। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या होता है? तो प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब आप जानते हैं, है ना। प्रत्यक्ष चुनाव की अगर मैं बात करूं तो जिसमें जनता सीधे वोट करती है, जिसमें जनता सीधे मत देती है, वो क्या कहलाता है? उसको प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं।
अब हमारे यहां प्रत्यक्ष चुनाव में कॉन्सेप्ट है कि जो आगे वही जीता, मतलब यहां पर मैं कह दूं, यहां पर अगर मैं कह दूं कि क्या कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो यहां पर एक बात आ जाएगी कि भाई जिसको सर्वाधिक मत मिले, जिसको सर्वाधिक मत मिले वही जीता। क्या कह दूं, जिसको सर्वाधिक मत मिले वही चुनाव जीता। अगर मैं ऐसा कॉन्सेप्ट कह दूं तो गलत नहीं होगा। अब सर्वाधिक मत मिले वही जीता, अगर इसकी मैं बात करूं, इसको मैं अगर आपको क्लियर करूंगा कैसे ये सर्वाधिक मत की अपन बात कर रहे हैं यहां पर, तो आप आइए हम यहां पर बात करते हैं कैसे इसके बारे में चर्चाएं हो जाएंगी। देखिए, मान लीजिए कि कोई, अब ये सर्वाधिक मत कहां पर मिल रहे होंगे, ये भी कंफर्म करना पड़ेगा कि सर्वाधिक मत कहां पर दिए जा रहे हैं। जिसको सर्वाधिक मत दिए जा रहे हैं ये कहां पर, पूरे देश में, क्या नहीं, पूरे देश की हम बात नहीं कर रहे हैं। ये सर्वाधिक मत कहां दिए जाएंगे, ये सर्वाधिक मत मिलेंगे आपको आपके निर्वाचन क्षेत्र में। ये किस में सर्वाधिक क्षेत्र की, किस में सर्वाधिक मत की बात कर रहे हैं, तो ये किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में, किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में। किसी एक निर्वाचन क्षेत्र के अंदर आपको सर्वाधिक मत मिलते हैं। आपके जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं, जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं, उनमें आपको अगर सर्वाधिक मत मिलते हैं तो क्या हो जाता है, आपको जीता हुआ घोषित कर। मान लीजिए हमने किसी गांव की पंचायत के चुनाव का उदाहरण लेते हैं। किसका उदाहरण ले लेते हैं, पंचायत चुनाव का उदाहरण ले लेते हैं। किसका, पंचायत चुनाव का उदाहरण लेते हैं। अपन ने कोई गांव ले लिया लहरपुर, यहां के लिए चुनाव होना है, किसके लिए, यहां के सरपंच या मुखिया के लिए, सरपंच, प्रधान या मुखिया। एमपी में सरपंच कहलाता है, यूपी में प्रधान कहलाता है और बिहार में इसको मुखिया कहते हैं। तो अब ये चुनाव कैसे होता है, तो आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि ये चुनाव ऐसे होता है, जब भी इस चुनाव की चर्चा करते हैं तो ये सरपंच का हो या प्रधान का हो या मुखिया का चुनाव हो, इसमें उस गांव की जनता वोट डालती। क्या करती है, उस गांव के लोग, है ना, उस ग्राम पंचायत के लोग, ग्राम पंचायत के लोग मत देते हैं। वो ग्राम पंचायत के लोग मत देते हैं। और किसको मत देंगे, जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक, तो कोई ये उदाहरण के तौर पर अपन ने एक गांव ले लिया लहरपुर, हो सकता कोई गांव हो सकता नहीं हो, मेरे दिमाग में आया तो अपन ने लहरपुर का उदाहरण ले लिया। वहां पर सरपंच, प्रधान या मुखिया का चुनाव करवाना है, तो उसमें ग्राम पंचायत के लोग मत करेंगे और जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनने अपने आप की दावेदारी पेश करी है कि हम सरपंच बनने के लायक हैं, जो चुनाव में भागीदारी कर रहे हैं, उनको मत देंगे। और हम मान लेते हैं कि ऐसे उम्मीदवारों की संख्या, हमने मान ली कि ऐसे उम्मीदवार है ना, जो उम्मीदवार हैं, इन उम्मीदवारों की संख्या पर अगर हम बात करें तो ऐसे उम्मीदवार कितने हैं, 10 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। अब हमें देखना पड़ेगा कि लहरपुर में मतगणना, मत कितने पड़ते हैं, कुल मतदान कितना है। कुल मतदान की जब बात आई तो हमने देखा कि लहरपुर की जो पॉपुलेशन, लहरपुर में जो वोटिंग है 1200 का कुल मतदान आपको देखने को आता है। और लोग चुनाव कितने लड़ रहे हैं, 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं और 1200 का मतदान आप वहां पर देख पा रहे हैं। अब होगा क्या यहां पर, क्या हम बात करेंगे जैसे कि 1200, आप देखेंगे वहां पर कुल मतदान आपको मिल गया 1200, और अगर आप उम्मीदवार देखेंगे तो आपको मिल गया 10, तो लगभग औसत वोट कितना आ गया, 120। ये क्या आ गया, आपका औसत मत आ गया प्रत्येक प्रत्याशी। प्रत्येक प्रत्याशी को क्या आ गया, ये औसत मत आ गया। अब मैं ये 10 के नाम लिख लेता हूं, XYZ करके मैं ये 10 के नाम लिख लेता हूं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसी बात कर रहे हैं। अगर आप देखें सामान्य तौर पर जीता हुआ किसको मानना चाहिए, अगर हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व में जाते हैं तो 1200 में से कम आधा जिसको आया हो, आधे से ज्यादा मतलब 601 जिसको मत मिले हो, जिसको 601 मत मिले हो, वो क्या होगा, उसको आप जीता हुआ मानेंगे। लेकिन हम लड़ रहे हैं जो आगे वही जीते वाले कॉन्सेप्ट पर, तो यहां पर ये 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इन 10 के मैंने नाम लिखे,
ए ने चुनाव लड़ा, बी ने चुनाव लड़ा, सी ने चुनाव लड़ा, डी ने चुनाव लड़ा, ई ने चुनाव लड़ा, कितने हो गए? 5 हो गए। एफ ने लड़ा, ए बी सी डी ई एफ, जी ने चुनाव लड़ा, एच ने चुनाव लड़ा, आई ने चुनाव लड़ा। 3 2 5 2 7 2 9 जी, ये आपके 10 हो गए। 10 लोगों ने चुनाव लड़ लिए। अब इस पर जो वोट डले हैं 1200 वोट पड़ रहे हैं। कुल वोट जो है वो 1200 है जो पड़े हुए वोट है। अपन ने मान लिया कि 100% वोटिंग है, अपन ऐसा मान के चल रहे हैं। तो 1200 वोट डले तो ए को वोट मिल गए हैं कितने? 150। बी को वोट मिल गए हैं कितने? 250। तो कितना हो गया ये हो गया टोटल 400, है ना। टोटल 400 हो गए तो बचे कितने? 800 बचे हैं। और इसको वोट कितने मिल गए हैं? इसको छोड़ देते अपन, इसको लिख लेते हैं। इसको वोट कितने मिल गए हैं? इसको वोट मिल गए हैं 300। तो 400 3 700। अब इसको वोट मिले हैं कितने? 100। तो 400 और 3 700 एक 800। इसको मिले हैं 101, इसको मिले हैं 99। तो 400 3 700 एक 800 900 और 1000, है ना। अब बचे 200 वोट। तो अपन लिख देते हैं कि इसको मिले हैं 54 वोट, इसको मिले हैं 46 वोट, ठीक है। इसको मिले हैं 34 वोट और इसको मिले हैं कितने? 66 वोट। अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो ये वोटिंग कितनी हो जाएगी? आपको 1200 की मिल जाएगी। देखिए 150 और 250 कितने हो गए? 400 400 3 700 800 900 और एक कितने? 1100। 900 एक 1000, 1000 के बाद और ये 54 और 46 जोड़ेंगे तो ये 100 बन जाएगा, तो 1100 और 34 और 66 को अपन जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 1200। टोटल मत 1200। अब इसमें किसी को भी आप देखें कि 600 प्लस वोट नहीं मिले, लेकिन इसमें भी कोई चुनाव जीत गया है। कौन चुनाव जीत गया है? तो चुनाव जीत चुके हैं ये साहब जिनको मत ज्यादा मिले हैं। ये क्या हो गए हैं? इनको विजेता घोषित कर दिया है। अब आपको समझ में आया विजेता क्यों? क्योंकि यही सबसे आगे थे। विजेता कैसे बने? क्योंकि ये सभी जो 10 लोग थे उसमें सबसे आगे कौन थे? ये थे। भले टच लाइन टच कर पा रहे या नहीं, 50% प्लस ले जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर टच नहीं कर पा रहे हैं फिर भी सबसे आगे हैं तो इनको क्या घोषित कर दिया जाएगा? ये विजेता घोषित हो जाएंगे। इनको उस गांव का सरपंच, मुखिया या प्रधान बना दिया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है क्या? जो आगे वही जीते वाले का। ये बात क्लियर हुई कि ये कॉन्सेप्ट है क्या? जो जीता वही आगे वाले का। ये कॉन्सेप्ट यहां पर हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया यहां पर कि भाई परसेंटेज वोट कम भी मिले हों, लेकिन हो सकता है कि आपके कैंडिडेट जगह जगह पर ज्यादा आगे रहे हों, इस कारण से आपकी सीटें जीत गई हैं, भले परसेंटेज आपका 1.6 देखने को मिल रहा है। अब सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत हो जाती है, ये हमने यहां पर देख लिया। तो पूरे देश में अगर आप देखें तो पूरे देश को हम क्या करते हैं, कैसे होता है? हमारे यहां पर पूरे देश का चुनाव एक साथ नहीं होता है ना। ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई। हमारे यहां पर जो चुनाव होता है ना, भारत में जो चुनाव होता है, और हम किसके चुनाव की बात कर रहे हैं? खासतौर से भारत में लोकसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं। तो पूरे देश में क्या होता है? तो पूरे देश को आप देश को अलग अलग सीट में बांट देते हैं, सीट या इकाई में बांट देते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं? जिस सीट या इकाई को आप क्या कहते हैं? लोकसभा सीट कहते हैं। जिस सीट या इकाई को आप क्या कहते हैं? लोकसभा सीट कहते हैं, या जिसे आप निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, है ना। तो जो निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है उसमें आपने बांट दिया। हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल क्या होगा? आपका सिर्फ एक प्रतिनिधि चुना जाना है। हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाना है। तो अब आप यहां पर देखिए कि जैसे मान लीजिए कि मैंने लोकसभा सीटें बांट दी यहां पर, है ना। अगर हम बात करें लोकसभा सीटें, तो कितनी लोकसभा सीटों में बांट दिया? तो भारत को यहां पर बांट दिया हमने 545 लोकसभा सीटें। कितनी हो गई? 545। अब इन 545 में उम्मीदवार तो कई लड़ेंगे, लेकिन चुनाव कौन जीतेगा? इन 545 में प्रत्येक सीट से एक विजेता होगा। प्रत्येक सीट से एक विजेता होगा। और चुनाव कितने लोग लड़ सकते हैं? तो एक सीट पर 20 50 75 जितने लोगों का मन करे उतने लोग चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जीतेगा कोई एक।
जब कोई एक जीतेगा तो इसी कारण से तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया गया है, इसी कारण से तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया गया है कि जब भाई मान लीजिए कि 10 लोग चुनाव लड़े हैं, ये उदाहरण के लिए हमने वोट का नंबर जो है वो कम लिया था, ग्राम पंचायत में हमने बात करी थी, तो जिसको सर्वाधिक वोट मिल जाएंगे वो क्या हो जाएगा, उसको जीता हुआ यहां पर क्या करते जाएगा, जीता हुआ उसको घोषित कर दिया जाएगा। तो हर एक सीट से क्या होना है, एक प्रत्याशी को वहां पर जीतना है, और उसके लिए जो यहां पर जीतेगा उसको वोट कौन दे रहा है, मतदाता प्रत्याशी को चुनेंगे, मतदाता प्रत्याशी को वोट देते हैं। तो पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती हैं। मतलब आपको कितनी सीटें, अब आपको वोट परसेंटेज क्या उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको कितनी सीटें मिली हैं उसके हिसाब से आपको लोकसभा में कम या ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। जो जीतता है उम्मीदवार उसके लिए जरूरी नहीं है ना, जो उम्मीदवार जीतता है उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो आधे से अधिक वोट प्राप्त करे। इसके उदाहरण आप भारत और यूनाइटेड किंगडम में देख सकते हैं, यूके के अंदर देख सकते हैं। तो यहां पर प्रत्याशी कैसे जीतेगा, तो यहां पर प्रत्याशी की जीत होगी आगे आने पर, है ना, प्रथम आने पर, जो कि हमने बात करी कि जो आगे आएगा वही क्या होगा, चुनाव जीत जाएगा, जो आगे आएगा वही चुनाव यहां पर जीत जाएगा, जो हमने यहां पर बात करी है। तो वो यहां पर जैसे ग्राम पंचायत में लोग मत देंगे, मतलब जो मत दे रहे हैं वो क्या है, उनको क्या कहते हैं, उनको आप मतदाता कहते हैं, क्या कहते हैं, मतदाता कहते हैं। ऐसे ही हमने लोकसभा के अंदर बात कर ली। तो मतदाता वोट देंगे, तो अब इसके लिए जरूरी 50% वाला फॉर्मूला नहीं होगा। मतलब यहां पर अगर हम बात करें तो जो 50% + 1 का फॉर्मूला है ये यहां पर लागू नहीं होगा, इसको यहां पर खारिज किया जाएगा। ठीक, ये यहां पर लागू नहीं होगा, इसको यहां पर खारिज किया जाएगा। तो उदाहरण भी हमने देख लिए कि ये पद्धति कहां चलती है, यूनाइटेड किंगडम और भारत में देखने को मिलती है। अब बात करेंगे समानुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है। तो इस प्रणाली में क्या होता है कि प्रत्येक पार्टी, है ना, इस प्रणाली में क्या होता है कि प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले, है ना, यहां क्या करेगी, हर एक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिक सूची जारी कर देती है। मतलब उससे क्या क्या कैंडिडेट हैं उनकी एक सूची जारी कर देगी, और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है। मतलब एक सूची जारी कर देगी, प्राथमिकता सूची जारी कर देगी कि हमें कितनी सीट चाहिए है, और उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेगी। तो जितनी सीटों का कोटा उसको दिया जाता है, चुनाव की इस व्यवस्था को आप क्या कहते हैं, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली इसको कहा जाता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली कहलाती है। डिटेल में थोड़ी सी समझते हैं। किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र में एक निर्वाचन क्षेत्र पूरे भौगोलिक क्षेत्र को क्या कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर भारत को इनने क्या कर लिया, पूरे भारत को इनने एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया। अब पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र गिना जाएगा, ये क्या गिना जा रहा है, एक, जबकि जो आगे वही जीते में क्या गिना जा रहा है, हमारे यहां पर इकाइयां बनाई गई हैं 545 अलग अलग। अब निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जाने हैं, आपको अलग अलग क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जाने हैं। तो मतदाता यहां पर जैसे मान लीजिए कि यहां पर कई पार्टियां हैं, और पार्टियों में क्या होगा, ये अपने प्रतिनिधि निकालेंगे। तो मतदाता क्या कर रहा है, मतदाता जो है वो पार्टी को वोट कर रहा है। किसको वोट कर रहा है, पार्टी को वोट करना मतदाता ने यहां पर स्टार्ट कर दिया कि वो पार्टी को यहां पर वोट दे रहे हैं, पार्टी को यहां पर चुनने की कोशिश की जा रही है। हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में, हर पार्टी को कितने मत प्राप्त होंगे, हर मतलब क्या हो रहा है यहां पर अगर हम बात करें तो हर पार्टी को कितना मत प्राप्त होगा। मान लीजिए कि ये पार्टी, अगर हम माने कि ये पार्टी X है, ये पार्टी Y है और ये पार्टी Z है ना, इसको 20% वोट प्राप्त हुआ, इसको 30% वोट प्राप्त हुआ, इसको 40% वोट प्राप्त हुआ। तो जिस अनुपात में पार्टी को मत मिले हैं, तो ये 20% मतलब विधायक, मतलब ये मान लीजिए कि ये क्या हो गया, देखिए अब ये क्या हो गया कि मान लीजिए कि इनको 40 30, और तो अब यहां मतलब यहां के जो विधायक मतलब संसद है, तो संसद में क्या होगा, संसद में X को आपको देनी पड़ेंगी, है ना, संसद में आपको Z को देनी पड़ेंगी कितनी, 20% सीटें। मतलब इनके प्रतिनिधि सीधे तौर पर 20% होंगे, ये फिक्स हो गया। Y को कितना देना पड़ेगा, Y को आपको देना पड़ेगा 30% सीटें, भले जनता पसंद करे या ना करे। और X को कितना देना पड़ेगा, आपको 40% सीटें देनी पड़ेंगी, जनता भले पसंद ना करे या ना करे उस उम्मीदवार को, लेकिन पार्टी को वोट मिल गया उतना, तो फिर इनको इतनी सीटें यहां पर देनी पड़ेगी। तो विजयी उम्मीदवारों को वोटों का बहुमत हासिल होता है, और ये उदाहरण आप कहां देख सकते हैं, इजराइल और नीदरलैंड में देख सकते हैं। तो इन दोनों में आपको फर्क क्या देखने को मिल रहा है, हमारे सिस्टम में, इन दोनों सिस्टम में अगर मैं फर्क की बात करूं, अगर दोनों सिस्टम में अगर मैं फर्क की बात करूं, क्या फर्क आप यहां पर देख पा रहे हैं, आपसे पूछा जाएगा कि फर्क क्या देखा आपने, है ना, क्या अंतर आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो दोनों के अंतर की बात करें कि एक तो अंतर हो जाएगा जो आगे वही जीता, और एक हो जाएगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व।
अब अगर इन दोनों की बात करें तो ये दोनों व्यवस्थाएं किसी एक देश में चालू होंगी। अपन उदाहरण के लिए कोई भी देश लिख लेते हैं, किसी एक देश में चुनाव के लिए, किसी एक देश में किसके लिए? चुनाव के लिए। किसी एक देश में किसके लिए? देश में चुनाव, किसी देश के चुनाव के लिए। अब चुनाव करवाना है तो क्या हो रहा है? चुनाव करवाना है तो आप देखेंगे यहां पर कि इस देश को क्या कर रहे हैं? अलग अलग इकाइयों में बांट रहे हैं, अलग अलग इकाइयों में बांट रहे हैं। और उन इकाइयों को हम क्या कह रहे हैं? वो इकाइयां कहला रही हैं, उन इकाइयों को हम कहते हैं क्या? निर्वाचन क्षेत्र। क्या कहते हैं? निर्वाचन क्षेत्र। अगर मैं यहां की बात करूं तो क्या यहां पर देश को अलग अलग इकाइयों में बांट रहे हैं? यहां पूरा देश एक इकाई है। अब क्या होगा कि इस निर्वाचन क्षेत्र में, मतलब कई निर्वाचन क्षेत्र हो जाएंगे, तो भारत में कितने हैं? 545 निर्वाचन क्षेत्र है। तो हर निर्वाचन क्षेत्र से एक उम्मीदवार आएगा। उम्मीदवार किसी पार्टी का भी हो सकता है। तो जनता क्या करेगी? जनता उम्मीदवार को चुनेगी, जनता उम्मीदवार को, जनता जिताएगी इसे। और जिस पार्टी के ज्यादा उम्मीदवार जीतेंगे वो सरकार बनाएगी। यहां क्या होगा? यहां अगर आप देखें तो पार्टी को मत दिया जाएगा। क्या होगा? पार्टी को मत देंगे। और जिस पार्टी को जितने अनुपात में मत मिला है, मान लीजिए ए पार्टी, बी पार्टी और सी पार्टी, अगर ए पार्टी को 20% मत मिला है, बी पार्टी को 35% मत मिला है, सी पार्टी को 45% मत मिला है, तो इनकी जो प्रतिनिधि हैं अब इसी अनुपात में जाएंगे। इनके जो प्रतिनिधि हैं अब वो इसी अनुपात में जाएंगे। 20% मिला है मतलब 20% प्रतिनिधि, 35 मिला है तो 35%, 45 मिला है तो 45% प्रतिनिधि, उसी अनुपात में संसद में। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ डायरेक्टली जनता उसको जिताएगी, जो जीत जाएगा वो संसद में चला जाएगा। हमें पार्टी से यहाँ पर लेना देना डायरेक्टली कुछ नहीं होता। लोग लड़ते हैं चुनाव पार्टी से, वो एक अलग बात है, लेकिन हम पार्टी को वोट नहीं देते, हम उम्मीदवार को देखकर वोट देते हैं। ये बेसिक अंतर आप दोनों में यहाँ पर देख सकते हैं, ये बेसिक अंतर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब एक और चीज आती है कि राज्यसभा में चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली कैसे काम करती है, कि राज्यसभा के अंदर अगर आपको चुनाव करवाना है तो कैसे यहां पर चुनाव होता है। तो राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, यहां पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व कैसे लगाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति कैसे चुनाव जीतेगा या किसी व्यक्ति को कैसे वोट मिलेगा यहां पर। तो पहले तो आप राज्यसभा समझ लो क्या है ना, पहले तो आप राज्यसभा समझ लो क्या होती है। आप राज्यसभा देखेंगे तो संसद का ऊपरी सदन कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? संसद का ऊपरी सदन कहला जाएगा। अब इस ऊपरी सदन के लिए अगर आप निर्वाचित होना चाहते हैं, ऊपरी सदन के लिए आप निर्वाचित होना चाहते हैं, तो निर्वाचित होने के लिए आपको एक फिक्स वोट प्राप्त करने होंगे, एक निश्चित मत प्राप्त करने होंगे। एक निश्चित मत आपको प्राप्त होने चाहिए। वो निश्चित मत क्या है? तो निश्चित मत अगर आप देखें तो क्या आएगा निश्चित मत में? तो निश्चित आएगा कि कुल पड़े मत है ना, कितना कर दे पर 50% प्लस, या अपन ऐसा कह देते हैं, कैसे कह दें यहां पर, प्रत्याशियों की संख्या। एक ये फॉर्मूला रहेगा, इस फॉर्मूले का उपयोग यहां पर करना पड़ेगा आपको। तो ये फॉर्मूले का उपयोग अगर आप करेंगे कि कुल वैध पड़े मत जितने वोट में डाले जा रहे हैं, फिर कितने लोग वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, प्लस यहां पर 1 की बात की जा रही है कि यहां पर +1, और ओवरऑल में भी यहां पर क्या जाएगा? +1 आ जाएगा। इसके बाद जो संख्या आएगी वो क्या होगा? उतने जो भी संख्या आएगी यहां पर जो नंबर आएगा,
तो उतने अगर वोट आप पा लेते हैं, है ना, उतने वोट अगर आप पा लेते हैं, जो भी नंबर यहां पर आ रहा है XYZ जो भी नंबर आएगा, है ना, तो उतने नंबर अगर आप पा लेते हैं तो आप क्या बन जाएंगे, राज्यसभा के सांसद बन जाएंगे। अब राज्यसभा के सांसद को मत कौन देता है, यहां पर निर्वाचित मत तो होगा, तो इनमें मतदान कौन करता है, तो इनका मतदान करते हैं विधायक। मतदान कौन करते हैं, तो यहां पर मतदान का अधिकार किसके पास होता है, विधायकों के पास होता है। विधायक यहां पर मत करते हैं। मान लीजिए कि किसी के वैध मत पड़ रहे हैं, मान लीजिए कि कहीं पर वैध मत पड़ने वाले, जैसे मान लो मध्य प्रदेश में चुनाव होना है तो वैध मत पड़ रहे हैं 230, 4 लोग खड़े हो गए तो 4 1 5, तो 230 डिवाइड बाय 5 +1। अब 5 का 230 में भाग दोगे तो 5 चौको 20, 5 6 का 30 +1, मतलब जिसको 47 वोट मिल जाएंगे वो क्या होगा, राज्यसभा का सांसद बन जाएगा। ये इतने फिक्स चाहिए। अभी तक क्या था, अगर हमने जो जीता वही आगे वाले, जब हमने पढ़ा हुआ था तो उसमें 47 से कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जिसको ज्यादा मिल गए, 40 पे भी गाड़ी रुक सकती है, 55 पे भी रुक सकती है, 32 पे भी रुक सकती है, तो जिसको ज्यादा मत मिल गए वो क्या हो जाएगा, वो चुनाव यहां पर जीत जाएगा। ये बात क्लियर कि राज्यसभा के चुनाव में समानुपातिक प्रतिशत की प्रणाली क्या है, तो ये हमने यहां पर बात करी। और हमने जो जीता, जो आगे वही जीता, और समानुपातिक प्रतिशत दोनों के बारे में हमने बात करी। मैग्नेट ब्रेन्स अपने हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जिनके वीडियोस आप देख सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर। ई नोट्स और अगर ई बुक्स आपको चाहिए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। धन्यवाद।